हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम स्फेयर। मेरा नाम है सॉरी, मैं अपना आपको नाम नहीं बता सकता हर बार की तरह, क्योंकि जहाँ पर मैं बैठा हूँ मुझे नाम बताने की अनुमति तो नहीं है। लेकिन उसके बाद भी मैं आज की क्लास में आपके लिए लेकर के आया हूँ यूपीपीएससी प्री में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स, जो 2025 में होने वाले आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये करंट अफेयर सीरीज इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साल भर अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़े हैं तो ये बेस्ट वीडियो सॉल्यूशंस आपको लेकर के आए हैं हम आपके लिए। और यहाँ पर वो सारे करंट अफेयर्स जिनकी साल भर में उपयोगिता है वो आपसे पूछे जाने वाले हैं। ये वो करंट अफेयर्स हैं जो आपको, जो अभी मैगजीन्स आ रही हैं, दृष्टि, घटनासार, वहाँ पर तो मिल जाएंगे, लेकिन बहुत ही बिखरे हुए स्वरूप में मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत फालतू चीज़ें भी लिखी रहती हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि इस एग्जाम में हम सिर्फ वही बातें करेंगे, उन्हीं तथ्यों पर जोर देंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और 11 तारीख तक ये आपकी सीरीज आएगी और यहाँ पर वो सारे करंट अफेयर्स डिटेल में कराए जाएंगे जो जहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, और साथ में कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी, उन थ्योरीज पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। इस करंट अफेयर्स की MCQ प्लस थ्योरी वाली PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स क्लास को, जिसका पहला टॉपिक है राष्ट्रपति चुनाव, है ना। तो अभी हम सभी को पता है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 2.5 साल काम करने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो नए राष्ट्रपति पद का चुनाव होना स्वाभाविक था। तो इस चुनाव में CP राधाकृष्णन जी विजयी हुए हैं और भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। 15th वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा भारत में अभी तक आपको जो टॉप फर्स्ट 5 प्रेसिडेंट हैं और जो लास्ट 5 प्रेसिडेंट हैं उनका क्रम पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो 15 वाइस प्रेसिडेंट है, ये बात आपको एक पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि जो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के अनुसार होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मेथड से, है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें अब जैसे जनरली क्या होता है कि बाकी प्राइम मिनिस्टर का चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जिस भी व्यक्ति को ज़्यादा वोट मिला होता है या जिस भी पार्टी को ज़्यादा सीट्स मिली होती है वो विजयी होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एटलीस्ट आपको 50% वोट हासिल करना ज़रूरी होता है, एटलीस्ट 50% वोट्स राष्ट्रपति के चुनाव में, है ना। तो हर व्यक्ति, मान लेते हैं यहाँ पर 3 कैंडिडेट खड़े हुए, है ना, कैंडिडेट A, कैंडिडेट B और कैंडिडेट C। तो हर व्यक्ति जब वोटिंग करने जाएगा तो वो एक्चुअली तीनों लोगों को वोट करेगा। बस उसको ये बताना है कि उसका पहला प्रेफरेंस क्या है। अगर वो A को पहले प्रेफरेंस पर रख रहा है और C को दूसरे प्रेफरेंस पर रख रहा है तो इस तरीके से अपना वोट कर देगा। ठीक है, इलेक्शन में अंत में विजयी वही होगा जिसको पहले प्रेफरेंस वाले सबसे ज़्यादा वोट मिले होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए CP राधाकृष्णन जी को पहले प्रेफरेंस वाले सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, तो CP राधाकृष्णन जी विजयी होंगे। ठीक है, किसी और व्यक्ति को मान लीजिए पहले प्रेफरेंस वाले वोट मिले हैं तो वो विजयी होगा, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें होती हैं। मान लीजिए पहले और दूसरे प्रेफरेंस वाले जो व्यक्ति हैं उनके वोट संख्या बराबर है, ठीक, तो क्या होगा, जो थर्ड प्रेफरेंस वाला व्यक्ति है उसको बाहर कर दिया जाएगा और फिर फर्स्ट और सेकंड वाले में वोटिंग हुई। इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। बस फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि CP राधाकृष्णन जी जीते हैं, है ना, और उनको पहले प्रेफरेंस के सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। 452 फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट उनको मिले हैं, 452 प्रथम वरीयता के वोट मिले हैं, जबकि उनके जो प्रतिद्वंदी थे वो BS रेड्डी जी थे, है ना, जिनको सिर्फ 300 वोट मिले हुए हैं। ठीक, टोटल जो वोट थे, अब टोटल जो वोट थे वो 752 थे। कितने थे टोटल जो वोट थे वो 752 थे, 752 सीट्स थी। अब ये 752 सीट कहाँ से आई ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो 752 वैलिड वोट थे। ठीक, अब यहाँ पर हम चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। टोटल जो सीट्स इसमें रही थी वो कितनी थी। अगर आप उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया देखोगे तो टोटल इसमें 788 सीट्स होती हैं, 788 सीट्स होती है। 788 सीट्स कहाँ से आती हैं, इसमें से 245 सीट राज्यसभा में है, वैसे तो 250 सीट्स हैं, है ना, लेकिन अभी 245 सीट्स है, प्रेजेंट सीट्स इतनी हैं, और 543 लोकसभा की सीट है। इसको मिला लेंगे तो आप 788 सदस्य टोटल मिलेंगे। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो राज्यसभा में 6 पद और लोकसभा में 1 पद रिक्त है, खाली है। ठीक है, 6 1 7 सीटें रिक्त है, तो टोटल 781 वो हैं लोग वोटिंग करेंगे। लेकिन अभी 781 पूरे लोगों ने वोटिंग नहीं करी थी, क्योंकि उसमें से कुछ वोटिंग हालांकि की थी, लेकिन कुछ मतों को क्या इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था, है ना, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था, है ना, क्रॉस वोटिंग और दूसरे कारणों की वजह से। वो सब अभी हमको जानने की ज़रूरत नहीं, उतना डिटेल में हमको जानने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हमको बस इतना समझना है, मैंने क्या बोला, हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम बस राधाकृष्णन जी के बारे में थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं। सबसे पहले 1978 में उन्होंने BOC कॉलेज मदुरई विश्वविद्यालय BBA राजनीति विज्ञान में उच्च शिक्षा हासिल करी, है ना, और उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल करी और उन्होंने साम्यवाद पर PhD करी। साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म पर उन्होंने अपनी PhD की थीसिस सबमिट करी थी। 17 वर्ष की आयु में 1974 में वो RSS से जुड़े थे। 1998 में पहली बार कोयम्बटूर से BJP के लोकसभा सदस्य चुने गए। तो पहली बार BJP से चुने गए थे, कहाँ, कोयम्बटूर से। साल कौन सा था, 1998। ठीक है, RSS को उन्होंने 17 साल की उम्र में 1974 में ज्वाइन किया था। ये 2 बातें उनके करियर से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 2004 से 7 तक
तमिलनाडु राज्य के बीजेपी अध्यक्ष रहे, ठीक है, तो बीजेपी अध्यक्ष भी रहे। फरवरी 2023 में झारखंड के राज्यपाल, तो ये पूछा जा सकता है राष्ट्रपति बनने से पहले वो कहाँ के राज्यपाल थे, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो बीजेपी की लीडरशिप वाला अलायंस है, उससे वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए किनके बारे में, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी के बारे में। तो देश के में अभी क्लीन ईयर प्रोग्राम के तहत, है ना, जो सीएपी होता है, एनसीएपी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इसके तहत रैंकिंग जारी की गई है साफ शहरों की। इसमें कुछ चीज़ हम देखें तो इसके तहत जो प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले शहर हैं, जहां पर पॉल्यूशन को सबसे ज़्यादा कंट्रोल किया गया है, उन शहरों में इंदौर, देवास और अमरावती जो महाराष्ट्र का है ना, इंदौर, दूसरा देवास, ठीक है, और अमरावती, ये 3 शहरों को, ठीक है, देवास और ये इन शहरों को हम मान सकते हैं कि पॉल्यूशन कंट्रोल में इन्होंने सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई है, पॉल्यूशन कंट्रोल में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई है। इंदौर, देवास और अमरावती, ये याद रखना है। इसके अलावा अब इसके तहत ना 3 कैटेगरी बनाई जाती हैं, 3 शहरों की कैटेगरी बनाई जाती हैं, जिसमें से आप मान सकते हो कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की कैटेगरी होती है, जिसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर रखे जाते हैं। फिर जो दूसरी कैटेगरी होती है वो 3 से 10 लाख आबादी श्रेणी वाली होती है। 3 से 10 लाख आबादी किन तरीके के शहरों की होती है, इसमें क्लास 1 सिटीज़ ज़्यादातर आती हैं, ठीक है। और फिर तीसरी कैटेगरी बनाई जाती है 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों की, ये टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज़ होती हैं। तो इन तीनों श्रेणी में ही ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, ठीक है, इसको याद रहने का तरीका क्या है। हमको पता है कि इंदौर अगर आप देखोगे तो पिछले कई सालों से लगातार पहले स्थान पर आ रहा है। तो इंदौर ने एक तरीके से आग लगा ली है, इंदौर की परफॉर्मेंस ने आग की सूरत अख्तियार कर ली है। तो इसको याद करने की मैंने एक ट्रिक बताई है, इंदौर जब आग की सूरत ले, ठीक है। अब इंदौर पहला शहर है, जबलपुर दूसरा शहर है, फिर आगरा तीसरा शहर है और सूरत चौथा शहर है। तो 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की ये रैंकिंग है। इंदौर को इसमें पहले स्थान पर है, तो इसलिए इसको 1.5 करोड़ का प्राइस मनी दिया गया है, 1.5 करोड़ नगद पुरस्कार दिया गया है। जबलपुर मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है, 1 करोड़ का प्राइस मनी है। और तीसरे नंबर पर आप देखेंगे तो आगरा है ना, आगरा तीसरे स्थान पर रहा है। तो इनको आप देखेंगे आगरा और सूरत संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर हैं। तो इनको आप देखेंगे कि 50-50 लाख का प्राइस मनी दिया गया है ना। तो ये 3rd प्लेस पर है, 3rd है, और इनका प्राइस मनी कितना है, 50 लाख, ठीक है। हालांकि आपसे टॉप 2 ही पूछा जाएगा, बहुत कम संभावना है कि तीसरा शहर आपसे पूछा जाए। 3 से 10 लाख वाली आबादी जो श्रेणी है, उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है कि भाई बिहार में एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम है अमीर झा, है ना। अमीर झा एक नेता हैं, तो उनको कोई पसंद नहीं करता है, तो आए दिन उनके नाम पर मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, है ना। और नारे लगाने वालों में उनके अपने तो होते ही हैं, साथ में उनसे प्यार करने वाले लोग भी हैं, उनके लवर्स भी हैं, ठीक है। तो अमीर झा मुर्दाबाद लवर, ये आपको याद रखना है। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, अमीर से हम महाराष्ट्र का अमरावती याद रखेंगे जो कि पहले स्थान पर है ना। इसको 75 लाख का प्राइस मनी दिया गया है। दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश का झांसी, है ना, जो दूसरे नंबर पर है, और मुरादाबाद भी दूसरे नंबर पर है। इन दोनों को संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर है, तो इनको 50-50 लाख का प्राइस मनी दिया गया है। और तीसरे नंबर पर अलवर राजस्थान का एक शहर है ना, तो ये तीसरे नंबर पर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको मार्क करें तो लवर को हम ले लेते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको अलवर बोलेंगे। अलवर तीसरे स्थान पर है ना। तो ये याद रखना है, अलवर 3rd है, ये आपको याद रखना है। और झांसी और मुरादाबाद जो है, झांसी और मुरादाबाद, ठीक है, ये 3rd नंबर पर आ जाएंगे ये शहर, ठीक है, सॉरी 2nd नंबर पर आ जाएंगे संयुक्त रूप से, याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका एक और क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से। अब फिर आते हैं 3 लाख से कम आबादी वाले शहर। 3 लाख से कम आबादी वाले शहर यानी कि टायर 2, टायर 3, कई सारे शहर इसमें आ जाएंगे, वो हमको जानने की जरूरत नहीं, बस इतना समझना है कि 3 लाख से कम के लिए एक ही कैटेगरी बनाई गई है। याद करने का तरीका क्या है कि भाई एक भजन गाने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था अब्दुल, है ना। क्या नाम था, अब्दुल। और अब्दुल मुसलमान होने के बावजूद बहुत अच्छे भजन गाता था। तो जो सुनता था वो कहता था कि लगता है कि जैसे कोई देव बोल रहा हो, किसी देव ने खुद भजन गाए हों, देववाणी अब्दुल की, ऐसे याद कर लो। तो देव से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश का जो देवास है वो पहले स्थान पर है, ठीक है। वाणी से क्या हो जाएगा, वाणी से आपका परवाणु शहर जो है हिमाचल प्रदेश का, वो दूसरे स्थान पर आ जाएगा। और तीसरे स्थान पर अब्दुल से आपका आ जाएगा अमदुल शहर जो है उड़ीसा का, है ना। तो वाणी से कौन सा शहर आ जाएगा आपका, परवाणु याद रखो,
ठीक है। परवाणु कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का, ठीक। ये सेकंड आ जाएगा, ठीक है, सेकंड है। और फिर आपका आ जाएगा उड़ीसा का अमदुल, ठीक है। तो अमदुल कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है, ये थर्ड नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इन चीज़ों को याद रख सकते हो, ठीक। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं कि जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने बोला है, उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट करी है। सबसे पहली चीज़ तो नई दिल्ली में पुरस्कार समारोह आयोजित करे गए थे जिनमें इन शहरों को पुरस्कार दिए गए थे, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पर इस पुरस्कार राशि को अनाउंस करते समय ये बोला है कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में, ठीक है, देश के अंदर हम 75 करोड़ पेड़ पौधे लगाएंगे, ठीक है। और उन्होंने इसके साथ में ये भी बोला कि अभी तो ये सिर्फ शहरों का हो रहा है कि पूरे देश में जिन शहरों ने अच्छा परफॉर्म किया है, जो टॉप क्लीन सिटीज़ में आते हैं, उनको पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे हर शहर के अंदर जो वार्ड्स होते हैं, है ना, वार्ड्स होते हैं हर शहर के अंदर, ठीक है, उनके लेवल पर भी हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के प्राइज़ की घोषणा करेंगे। तो जब हर वार्ड क्लीन रहेगा हर शहर का, तो शहर अपने आप क्लीन हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बोला कि भाई भारत में जैसे कि जो पेड़ होते हैं, तो भारत में क्या पूरी दुनिया में पेड़ों को बोला जाता है, जंगलों को बोला जाता है कि वो धरती की ऑक्सीजन है। क्यों? क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन देते हैं, तो वो उनको बोला जाता है कि वो धरती के फेफड़े हैं। तो वो कहते हैं कि झीलें जो हैं वो धरती का गुर्दा है, किडनी, जैसे किडनी शरीर में काम करती है ना, वैसे झीलें काम करती हैं, क्योंकि वो गंदगी को साफ करती हैं, है ना, पूरी धरती की गंदगियों को साफ करती हैं, ठीक। तो झीलें क्या हैं? झीलों को भारत में रामसर स्थलों में शामिल किया जाता है ना, रामसर वेटलैंड कन्वेंशन है उसके अंतर्गत। तो झीलों की संख्या भारत में, ऐसे रामसर स्थलों की संख्या भारत में 25 से बढ़कर के 91 हो गई है। 2014 में भारत में 25 रामसर साइट्स थी। रामसर मतलब कि रामसर साइट्स में आर्द्र भूमि आती है। आर्द्र भूमि ना पूरी तरीके से जो झील है, ना पूरी तरीके से ज़मीन है, दलदलीय भूमि है ना। तो दलदलीय भूमि पर्यावरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी इंपॉर्टेंस वाली झीलों को रामसार कन्वेंशन में शामिल किया जाता है, रामसार स्थलों में शामिल किया जाता है। रामसार ईरान में एक शहर था, तो उसके आधार पर, है ना। तो ये आपको याद रखना है। इनकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई है? 25 से 91 हो गई। 2014 में 25 थी, तो अब बढ़ करके कितनी हो गई है? 91 हो गई है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक। और स्वच्छ वायु रैंकिंग पुरस्कार यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत ये जो रैंकिंग जारी की गई है, ये कब जारी की गई है? ये 9 सितंबर को जारी की गई है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत ये रैंकिंग कब जारी की गई है? 9 सितंबर को। ये आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन अगर हम देखें तो जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे सिस्टम है, जो 2023 की रिपोर्ट रिलीज़ करी है उसने, और ये रिपोर्ट किसके अंडर रिलीज़ की जाती है? जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है वो रिलीज़ करते हैं, है ना। तो उसको SRS बोलते हैं, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक। अब इस रिपोर्ट के अनुसार ये भारत में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, डेमोग्राफिक स्टडीज़ करते हैं कि भारत की पॉपुलेशन में बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है। क्योंकि भाई जो पॉपुलेशन सेंसस है, जनगणना है, वो तो हर 10 साल में होती है। तो इन्होंने अपने डेटा रिलीज़ किए हैं। अब इनके डेटा क्या कहते हैं कि देश में जो शिशु मृत्यु दर है, या फिर IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ये 2023 में कम होकर के 25 पहुंच गई है। यानी प्रति 1000 बच्चों का जब जन्म होता है तो उसमें से सिर्फ 25 बच्चे ऐसे हैं जिनकी मृत्यु होती है, जो कि पहले 2013 में 40 हुआ करते थे। 40 बच्चे 1000 बच्चों में डेथ हो जाती थी, है ना। तो इसमें 37.5% की तीव्र गिरावट हमको देखने को मिलती है। ये चीज़ हमको एक यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। 1971 में अगर हम ये डेटा देखें तो 1971 की अगर हम बात करें तो लगभग 129 बच्चों की डेथ हो जाती थी 1000 बच्चों में से, जो कि लगभग गिर करके आप मान लीजिए तो 80% के आसपास की गिरावट इसमें दर्ज की गई है। अगर हम बोलें कि सबसे जो कम IMR राज्यों की अगर हम बात करें तो इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक स्मॉल स्टेट वाली कैटेगरी में बांटा गया है ना, और एक लार्ज स्टेट वाली कैटेगरी में बांटा गया है। तो लार्ज स्टेट की अगर हम बात करें तो सबसे जो कम IMR, सबसे अधिक IMR है, मतलब सबसे खराब स्थिति है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ संयुक्त रूप से लास्ट पायदान पर है, और उत्तर प्रदेश उसके बाद में आता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में ये लगभग 37 के आसपास है ना। संयुक्त रूप से ये तीनों एक पर आते हैं। वैसे आप देखेंगे तो पाएंगे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगभग ये 38 के आसपास है, और उत्तर प्रदेश में 37 के आसपास है ना। पर यहाँ पर आपको संयुक्त रूप से तीनों एक साथ बोलेंगे तो आपको तीनों एक साथ मानना है। राज्यों में सबसे कम स्थिति किसकी है, मतलब सबसे अच्छा परफॉर्म कौन कर रहा है? मणिपुर। मात्र 1000 लाइव बर्थ में से वहाँ पर 3 बच्चों की डेथ होती है। अब बड़े राज्यों की अगर बात करें तो केरल की स्थिति सबसे अच्छी है ना। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर 1 अंक में बच्चों की डेथ होती है
1000 लाइव बर्थ में, है ना। तो केरल में लगभग 1000 लाइव बर्थ में 5 बच्चों की डेथ होती है, ठीक। पर ये नापा कैसे जाता है जो मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, क्योंकि बच्चा पैदा होकर के उसी समय मर गया तब भी लाइव बर्थ पर डेथ है, अगर 10 दिन बाद मरा तो भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, नवजात शिशु की मृत्यु हुई है। तो 1 साल तक का कोई भी बच्चा, है ना, 1 साल तक का कोई भी बच्चा अगर मरता है तो उसको IMR बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी नवजात शिशु की मृत्यु दर बोलते हैं, ठीक है, 1000 प्रति 1000 बच्चों में से, ठीक है। तो केरल की स्थिति सबसे अच्छी है बड़े राज्यों में, ठीक। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 44 से घट करके 28 हो गया है। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो 27 से घट के 18 हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। अच्छा, अब कई लोग कहते हैं कि भाई चूंकि देश में सरकार जनसंख्या कंट्रोल के बड़े जनसंख्या नियंत्रण के उपाय कर रही है, तो एक्चुअली में बर्थ रेट ही कम हुआ है जनसंख्या के अंदर। तो बर्थ रेट जब कम हुआ है, जन्म दर कम हुई है, तो ऑब्वियसली जब कम बच्चे ही पैदा हो रहे हैं तो ये तो कम होना ही है। तो जन्म दर कोई इतनी कम नहीं हुई है। जन्म दर अगर देखोगे तो 2013 में 21.4 से घट करके 18.4 हो गई है। लेकिन यहाँ पर मतलब इसमें हम मान ले तो 14% गिरावट हमको देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम टोटल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की गिरावट देख रहे हैं तो 37.5% हो गई है, यानी कि हम सच में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। अच्छा, जन्म दर की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक जन्म दर बिहार में है। लगभग 1000 पॉपुलेशन में 25.8 नए बच्चे पैदा होते हैं। सबसे कम अंडमान और निकोबार की है, जहाँ पर प्रति 1000 पॉपुलेशन में लगभग 10.1 नए बच्चे पैदा होते हैं। इतनी बात हमको याद रखनी है। कुछ और डेटा है जिसको हम लोग और देख लें तो बेटर होगा। जो कामकाजी समूह होता है ना, वो लगभग 14 से 59 साल की उम्र में गिना जाता है। और जो डिपेंडेंट वर्ग होता है, यानी निर्भरता समूह जो होता है, जो निर्भर है काम करने वाली पॉपुलेशन पर, वो 0 से 14 साल के बच्चे हैं और लगभग 60-59 साल से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले हैं। लेकिन 0 से 14 साल की आयु वर्ग की हिस्सेदारी अगर हम देखें तो ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगर हम 1971 से 1981 के बीच का डेटा देखें, है ना, 1971 से 1981 के बीच का डेटा देखें तो ये लगभग आप देखेंगे कि 41.2% हुआ करता था। या इसको छोड़ दो, ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट कोई है नहीं, है ना, तो इस डेटा को छोड़ दो। बाकी हम देख लेते हैं कि जो SRS है ये दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या सर्वेक्षण है ना। जो यहाँ पर SRS है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है ना। ये क्या है, लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। इतना हमको नंबर 1 बात याद रखनी है। और नंबर 2 बात हमको क्या याद रखनी है कि इसमें लगभग 88 लाख लोगों का सैंपल लिया जाता है और उसके आधार पर पूरे देश पर इसको लागू किया जाता है, ठीक है। चलो अच्छा, एक और चीज़ देख लो कि आर्थिक रूप से जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो सबसे कम बिहार में है। वर्किंग एज पॉपुलेशन बिहार में सबसे कम है। लोवेस्ट कहाँ पर है, बिहार में। कितनी है बिहार में, तो अगर हम देखें तो 60.1% है, ठीक है, 60.1% है। फिर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पूरे देश के कंपैरिजन में देखोगे तो लोवेस्ट है, ठीक है। फिर बिहार के बाद राजस्थान की बारी आती है, जहाँ पर लगभग 63.4% के आसपास है, ठीक है। फिर राजस्थान के बाद देखोगे तो तुम्हारा यूके आएगा, उत्तराखंड आएगा और फिर मध्य प्रदेश आएगा। इन दोनों की स्थिति सेम है, क्योंकि यहाँ पर कितनी है, 63.9 है। तो बिहार, राजस्थान पहले और दूसरे नंबर पर है और यूके, एमपी तीसरे नंबर पर है नीचे से, वर्किंग एज पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो फिर, ठीक है। शहरी क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र होते हैं। तो अर्बन पॉपुलेशन में जो ठीक है, वर्किंग एज पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में कितनी मानी जाएगी, लगभग 68.8% है। शहर में जितने लोग रहते हैं उसमें से 68.8% कामकाजी वर्ग से आते हैं। और गाँव में अगर देखोगे, ठीक है, रूरल एरिया में ये संख्या थोड़ी सी कम आपको दिखाई देगी, 64.6% के आसपास है, ठीक है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में अगर देखोगे तो कामकाजी महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है ना। वर्किंग एज विमेन की पॉपुलेशन हाईएस्ट कहाँ पर है, हाईएस्ट कहाँ पर है, JNK में है ना, जम्मू कश्मीर में। क्यों, क्योंकि पुरुष ज़्यादातर काम करने के लिए बाहर ही चले जा रहे हैं, तो वहाँ पर महिलाएं बच रही हैं। लगभग ये 70.1% के आसपास है। अब एग्जाम में पूछा जाएगा तो बच्चों को लगेगा कि यार जम्मू कश्मीर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है तो महिलाओं की स्थिति खराब होगी, कामकाजी वर्ग में नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो कामकाजी महिलाओं की संख्या JNK में, रूरल हाउस होल्ड में, ठीक है, रूरल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अच्छा, अगर अर्बन एरियाज़ की बात करी जाए, ठीक है, विमेन इन अर्बन एरियाज़ हाईएस्ट कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट में पहुँच जाना, फटाक से नॉर्थ ईस्ट में पहुँच जाना, आसाम आ जाएगा यहाँ पर 72.4% के नंबर के साथ शीर्ष पर है, इसको याद रखना। इसके अलावा
आदिवाणी नाम का पहला एआई अनुवादक यानी एआई ट्रांसलेटर हो गया है। तो जनजाति भाषाओं के लिए पहला एआई संचालित अनुवादक है ना। तो इसका बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है। इंडियाज फर्स्ट एआई पावर ट्रांसलेशन फॉर ट्राइबल लैंग्वेजेस, बीटा वर्जन इसका लॉन्च किया गया है। ठीक, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखो, एक एसोसिएशन बना है, एसोसिएशन मतलब एक ग्रुप बना है कई सारी यूनिवर्सिटी का, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ का, जिसके थ्रू ये लॉन्च किया गया, जिसमें आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी हैदराबाद है, आईआईटी नया रामपुर है, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इतने आईआईटी की बात करी है ना। तो 3 आईआईटी बेसिकली यहाँ पर हैं। कौन कौन से हैं? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी नया रामपुर, और बिट्स पिलानी भी इसमें शामिल हो जाएगा, है ना। बिट्स पिलानी का जो संस्थान है वो भी शामिल हो जाएगा। ठीक, इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर है, वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि मान लें हम किसी आदिवासी स्थान पर गए। अब वहाँ पर कोई आदिवासी कोई भाषा बोल रहा है जो हमको समझ नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे? ये एआई अनुवादक हम उनके सामने रखेंगे, वो जब अपनी भाषा बोलेगा तो ये अपने आप ट्रांसलेट कर करके उसको बता देगा। ठीक है, तो अब ये जो बीटा रिलीज़ है, इसमें कौन कौन सी भाषा शामिल की जाएंगी? संथाली उड़ीसा की, भीली मध्य प्रदेश की, मुंडारी झारखंड की, गोंडी छत्तीसगढ़ की, है ना। ये सारी भाषाएं इसमें शामिल होंगी। ठीक है, तो कौन कौन से आईआईटी शामिल हैं ये आपको याद रखना है। इसमें इनका नेतृत्व कौन कर रहा था, इसकी लीडरशिप किसके हाथ में थी? तो आईआईटी दिल्ली के हाथ में थी। ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, ठीक है। अब सरकार की इस पहल से क्या होगा? डिजिटल इंडिया मिशन, ठीक है, फिर आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल, पूरा भारत जुड़ रहा है इससे, आदि कर्मयोगी अभियान, और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को बढ़ावा देगा। ठीक है, अच्छा, फिर इसके अलावा व्यापक मॉड्यूलर सर्वे शिक्षा 2025, इसके बारे में थोड़ी भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ है कि एनएसएस यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने शिक्षा के मामले में एक बड़ा सर्वे किया है ना। हर साल होता है, समय समय पर इसको जारी किया जाता है। तो ये 80th राउंड ऑफ द सर्वे था। ठीक है, सर्वे का नाम क्या है? कॉम्प्रहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे ऑन एजुकेशन। क्या नाम है सर्वे का? कॉम्प्रहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे ऑन एजुकेशन। ठीक है, अच्छा, अब और इसको जारी कौन, इस सर्वे को करता कौन है? भारत सरकार का सांख्यिकी कार्यालय जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट जो है, वो इस सर्वे को हर साल कराता है। ठीक है, तो नेशनल सैंपल सर्वे का जो 80th राउंड था उसके तहत ये सर्वे हुआ था, और इसकी जो रिपोर्ट है ये 26 अगस्त 2025 को जारी की गई। रिपोर्ट कब जारी की गई? 26 अगस्त 2025 को जारी की गई। ठीक है, अच्छा, इसमें लगभग पूरे भारत में 52,085 परिवारों को लिया गया था। ठीक, और 52,085 परिवारों से 57,742 छात्र शामिल थे। हर परिवार में जो छात्र थे उनसे इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। खासतौर पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और उनके परिवार की शिक्षा पर खर्च से जुड़ी बातें पूछी गई थी इस सर्वे के अंदर। बेसिकली कि हर परिवार शिक्षा पर कितना खर्च करता है, इस तरीके की बातें पूछी जाती है। सबसे पहले इसमें जो मुख्य बातें हैं वो क्या है कि सरकारी स्कूलों में सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, यानी टोटल भारत में जितने भी बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बात आपकी पहली बात यहाँ से निकल करके आती है। दूसरी बात क्या है कि अब यहाँ पर देखो गलती से लिख गया कुल इंटरनेट पहुँच गया, असल में कुल इंटरनेट पहुँच नहीं है, ये टोटल कुल नामांकन जो है सरकारी स्कूलों में वो बताया जा रहा है। ठीक है, सरकारी स्कूलों में नामांकन जो है वो बताया जा रहा है। तो 55.9% के आसपास जो नामांकन है वो आप देखोगे, और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 66% है और शहरी क्षेत्रों में लगभग 30.1% है। टोटल भारत में 55.9% बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसमें से गाँवों में 66% और शहरों में 30.1% लोग पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पर ज़्यादा ग्रामीण आबादी सरकारी क्षेत्रों सरकारी स्कूल में पढ़ रही है? तो सवाल क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरों में तो ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर एक याद रखनी है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में लगभग टोटल नामांकन का 31.9% नामांकन है। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया कि 55.9% बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स 44.1% बच्चा कहाँ पर पढ़ेगा? प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेगा। अब उस प्राइवेट स्कूल में कुछ सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त होंगे, है ना, तो कुछ क्या होंगे? सहायता प्राप्त होंगे, और कुछ क्या होंगे? गैर सहायता प्राप्त होंगे। ठीक है, कुछ प्राइवेट स्कूल ऐसे होंगे जो गैर सहायता प्राप्त होंगे। तो गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में 31.9% बच्चा पढ़ रहा है, यानी जो 44.1% बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है उसमें भी टोटल बच्चों में से 31.9% गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि सहायता प्राप्त स्कूलों में 68.2% बच्चा पढ़ रहा है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अच्छा, अब जो बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई पर खर्चा कितना आता है? शहरी क्षेत्रों में देखोगे तो एक बच्चे पर लगभग 23,470 रुपये का खर्चा आता है।
ठीक है, शहरी क्षेत्रों में। गांव में वहीं 8,382 रुपये का खर्चा आता है। ठीक, अच्छा, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि, और ये समझना, ये एक साल का औसत खर्च की बात हो रही है। ठीक है, एक साल के औसत खर्च की बात हो रही है। अब यहीं पर अगर आप क्या बोलते हैं सरकारी स्कूलों की बात करोगे तो सरकारी स्कूल में मामला उलट जाता है। ठीक है, सरकारी स्कूल में 2,863 रुपये का खर्चा आता है और निजी स्कूल में 25,002 रुपये प्रति छात्र खर्चा आता है लगभग। ठीक है, एक साल का औसत खर्चा, एवरेज खर्चा बोला जा रहा है। ठीक है, फिर उसको यहाँ पर गांव और शहरों में अलग अलग तोड़ दिया गया है ना। ओवरऑल अगर देखें, ओवरऑल खर्चा जो है वो मैंने आपको बताया कि भाई ठीक। अच्छा, निजी कोचिंग अगर कोई बच्चे ले रहे हैं तो कितने बच्चे ले रहे हैं भाई? लगभग 27% बच्चे निजी कोचिंग लेते हैं, है ना, प्राइवेट कोचिंग्स में जाते हैं। इसमें से शहर में 23.7 है और गाँव में 25.5 बच्चे हैं प्राइवेट कोचिंग पर जाते हैं। ठीक है, बच्चे कहेंगे अरे सर कई जगहों पर सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है ना। तो देखो, तो 1.2% बच्चों को ही छात्रवृत्ति मिलती है, उससे वो पढ़ाई करते हैं। 95% परिवारों में ऐसा होता है कि शिक्षा की लागत परिवार ही वहन करता है। सिर्फ 1.2% बच्चों को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिलती है। आइए अब ऊपर वाले टॉपिक्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले 9 सितंबर 2025 को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं BS रेड्डी, CP राधाकृष्णन, जगदीप धनखड़, हामिद अंसारी। सही जवाब क्या हो जाएगा? CP राधाकृष्णन हो जाएगा। BS रेड्डी वॉज द इन द ऑपोजिशन ऑफ राधाकृष्णन जी। ठीक है, तो राधाकृष्णन जी ने लगभग 452 प्रथम वरीयता के वोटों के साथ जीत हासिल करी थी, जबकि रेड्डी जी को 300 प्रथम वरीयता के वोट मिले थे। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन, CP राधाकृष्णन को कितने प्रथम वरीयता के वोट मिले? पिछले क्वेश्चन में आपने कर ही रखा है, 452 मिले। 300 किसको मिले? रेड्डी साहब को मिले, जो ऑपोजिशन में खड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है, राधाकृष्णन जी की शैक्षणिक योग्यता में किस विषय पर PhD शामिल है? आपका है ऑप्शन पर्यावरण विज्ञान, साम्यवाद यानी कम्युनिज्म, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थशास्त्र। तो भाई सही जवाब क्या हो गया? साम्यवाद, कम्युनिज्म पर। ठीक, फिर स्वच्छ वायु रैंकिंग पुरस्कार 2025 कब जारी किए गए थे? 9 सितंबर 2025 को जारी किए गए थे, 17 सितंबर 2025 को जारी किए गए थे, 2 अक्टूबर 2025 को जारी किए गए थे, 4 दिसंबर 2025 को जारी किए गए थे। ये उसी दिन जारी किए गए थे जिस दिन इनके चुनाव का नतीजा आया था, है ना, इनके चुनाव हुए थे। ठीक, तो तारीख कितनी है? 9 सितंबर 2025 को है। और अगर आप देखो तो चुनाव भी कब हुए थे, रिजल्ट भी किस दिन आया था? 9 सितंबर को आया था। ठीक है, 12 सितंबर को उन्होंने 3 दिन बाद शपथ ली थी। तो जिस दिन राष्ट्रपति पद का चुनाव का रिजल्ट आया था, है ना, जिस दिन इनका रिजल्ट आया था, उसी दिन आप देखेंगे स्वच्छ वायु रैंकिंग पुरस्कार यानी ऑल इंडिया नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP का के तहत भी रिजल्ट आया था क्लीन शहरों का। तो 9 सितंबर 2025 सही जवाब है। 10 लाख से अधिक आबादी, अब इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई थी, 10 लाख से अधिक आबादी वाली, 3 से 10 लाख वाली, और फिर दूसरी कैटेगरी कौन सी थी? 3 लाख से कम वाली। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें ट्रिक भी बताई थी कि तीनों को याद रखने का तरीका क्या है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन क्या है? 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किस शहर को मिला? आपके ऑप्शन है जबलपुर को मिला क्या, सूरत को मिला क्या, इंदौर को मिला क्या? अगर हर साल इंदौर ही जीतता है तो इस साल भी इंदौर जीतेगा। लेकिन ट्रिक क्या थी? इंदौर में जब क्या था? इंदौर में जब आग लगी तो लोगों की सूरत तक जल गई, है ना, सूरत जल गई। तो अब इंदौर पहले नंबर पर है, जबलपुर दूसरे नंबर पर है, और आगरा और सूरत क्रमशः तीसरे नंबर पर है। ये आपको याद रखना है। ये 10 लाख प्लस पॉपुलेशन वाले शहरों का हाल है। ठीक है, फिर अमीर जहां मुरादाबाद लवर। ठीक, इसका तरीका क्या है? अमरावती, झांसी, मुरादाबाद दूसरे नंबर पर है। 3 से 10 लाख वाले शहरों की अगर बात करें तो अमरावती पहले में है और अलवर तीसरे स्थान पर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो देववाड़ी अब्दुल की, है ना, देववाड़ी अब्दुल की। ठीक है, अब्दुल की। तो इसमें कौन कौन से शहर आ जाएंगे? तो देव से आ जाएगा देवास, जो कि महाराष्ट्र का शहर है। फिर परवाणु उड़ीसा का शहर है। फिर अब्दुल तीसरा शहर आ जाएगा, सॉरी तीसरा अब्दुल उड़ीसा का शहर है और परवाणु कहाँ का है? हिमाचल का है। तो ये 3 शहर आ जाएंगे। ये 3 से 10 लाख से कम पॉपुलेशन वाले शहरों की बात हो रही है। ठीक है, फिर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले जामनगर ग्रीन एनर्जी कॉम्प्लेक्स पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहाँ पर? जामनगर ग्रीन एनर्जी कॉम्प्लेक्स पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गुजरात के जामनगर और कच्छ को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए परियोजना शुरू की है। किसने शुरू की है? तो ये आपको बताना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, और ये निर्णय कब हुआ? कब
कंपनी के 48वें वार्षिक आम बैठक के अंदर, जो कंपनी की 48वीं एनुअल जनरल मीटिंग हुई है, वहाँ पर ये डिसीजन लिया गया है। तो जो कंपनी के निदेशक हैं, निदेशक मतलब डायरेक्टर हैं, अनंत अंबानी जी, उन्होंने ये बोला है कि सौर ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज और हाइड्रोजन टेक्निक में कंपनी निवेश करेगी और अवसंरचना निर्माण यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करेगी, और उसके लिए उन्होंने एक ड्राफ्ट प्रपोजल भी दिखाया है। अब देखो यहाँ पर ना जहाँ की बात हो रही है जामनगर की, यहाँ पर धीरू भाई अंबानी गीगा एनर्जी कॉम्प्लेक्स है ना, ये जामनगर में है। तो ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर बहुत ही क्या बोलते हैं खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो गीगा एनर्जी कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर बनेगी गीगा फैक्ट्री बनेगी। गीगा फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? गीगा फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? गीगा फैक्ट्री का मतलब होता है जो बहुत बड़े लेवल पर उत्पादन करे, प्रोडक्शन करे। किस किस चीज़ का है? सोलर पैनल का, बैटरी स्टोरेज का, इलेक्ट्रोलाइज़र का, है ना। तो एक ही जगह पर उत्पादन हो, ठीक है। और ऐसी तमाम फैक्ट्रियाँ, ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें अलग अलग फैक्ट्रीज़ में बनाई जा रही हैं, उसको गीगा एनर्जी कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा। अगर बहुत बड़े लेवल पर बैटरी बनाई जा रही तो वो गीगा बैटरी फैक्ट्री होगी, ठीक है। फिर बहुत बड़े लेवल पर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, तो गीगा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैक्ट्री होगी, है ना। लेकिन सारी चीज़ें एक ही जगह पर, तो गीगा एनर्जी कॉम्प्लेक्स बोला जा रहा है उसको, ठीक है। तो वो उत्पादन की बात हो रही है, ठीक है। चलो, अब टोटल एरिया जिसमें ये कॉम्प्लेक्स फैला है, तो 4.4 करोड़ स्क्वायर फीट एरिया में ये कॉम्प्लेक्स फैला हुआ है। और इस कॉम्प्लेक्स के निर्माण में 7 लाख टन स्टील, 34 लाख मीटर कंक्रीट, है ना, क्यूबिक मीटर कंक्रीट, और 1 लाख किलोमीटर का केबल इस्तेमाल किया जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बैटरी गीगा फैक्ट्री 2026 में बनके तैयार हो जाएगी, और वो लगभग शुरुआत में 40 गीगा वॉट आवर के आसपास कैपेसिटी में प्रोड्यूस करेगी, और बाद में 100 गीगा वॉट आवर तक इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी को पहुंचाया जाएगा। फिर इलेक्ट्रोलाइज़र गीगा फैक्ट्री भी 2026 से शुरू होगी, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइज़र क्या होता है? देखो, होता क्या है ना कि एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है, पानी में से हाइड्रोजन, वाटर क्या है भाई, वाटर क्या है, वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है ना। तो वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? H2 और O को अलग किया जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस। इस प्रोसेस में क्या होता है, वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग हो जाती है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस जिस चीज़ से किया जाता है उसको इलेक्ट्रोलाइज़र बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? उसको इलेक्ट्रोलाइज़र बोला जा रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइज़र गीगा फैक्ट्री 2026 के अंत तक 3 गीगा वॉट ईयर कैपेसिटी के साथ शुरू होगी, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना, 3 गीगावाट ईयर कैपेसिटी के साथ शुरू होगी, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद में कच्छ में अगर आप देखेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर साइट बन रही है। कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर साइट कच्छ में बन रही है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट, जहाँ भी दुनिया का सबसे बड़ा इंडिया में हो रहा है, फर्स्ट इंडिया में हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो कच्छ में रिलायंस का लगभग 5.5 एकड़ का क्षेत्र है, एक परियोजना है या फिर प्रोजेक्ट है, जो सिंगापुर में से भी 3 गुना बड़ा है। अभी तक सबसे बड़ा जो सोलर कॉम्प्लेक्स है, सोलर साइट है, वो सिंगापुर में है। उससे भी 3 गुना बड़ी जो है वो कच्छ में रिलायंस बना रहा है, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट बना रहा है, लगभग 5.5 एकड़ की ज़मीन में, सिंगापुर से लगभग 3 गुना बड़ा है। इसमें तुम देखोगे तो हर दिन 150 मेगावाट आवर बैटरी कंटेनर प्रोड्यूस करने की क्षमता होगी, इस्टेब्लिश करने की क्षमता होगी, ठीक है। और इसके अलावा प्रतिदिन 55 मेगावाट सौर मॉड्यूल को इस्टेब्लिश करने की क्षमता होगी। 55 मेगावाट सोलर मॉड्यूल रोज इस्टेब्लिश किए जाएंगे, ठीक है। तो 150 मेगावाट आवर बैटरी कंटेनर्स डेली, और 150 मेगावाट आवर्स बैटरी 15 मेगावाट सौर मॉड्यूल्स डेली, ठीक है। ये जो सुविधा है अगले 1 दशक में भारत की लगभग 10% बिजली आपूर्ति को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत की 10% बिजली आपूर्ति को लगभग अगले साल से पूरा करने लग जाएगी ये फैसिलिटी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। शिक्षा मंत्रालय एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। रिपोर्ट का नाम क्या है? UDIAS रिपोर्ट 2024-25। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू ये रिपोर्ट लागू की जाती है। अगस्त 2025 में शिक्षा मंत्रालय ने भारत की स्कूली शिक्षा पर 2024-25 के लिए इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लस विकसित किया था। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लस, है ना। तो क्या कह रहा है? UDISE प्लस
यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम या फिर इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, एजुकेशनल प्लस पर अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। ठीक है, कब? अगस्त 2025 में रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, 2024-25 के एकेडमिक ईयर के लिए। रिपोर्ट में 2018-19 में यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन, ये जो थी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एजुकेशन प्लस की स्थापना के बाद से किसी भी एजुकेशन ईयर में पहली बार शिक्षकों की कुल संख्या 2024 में 1 करोड़ को पार कर गई है, जो कि अभी 1,22,420 के आसपास है देश के अंदर। ठीक है, जो स्टूडेंट्स टीचर रेशियो है या फिर जिसको प्यूपिल टीचर रेशियो बोला जा रहा है, यानी छात्र पर शिक्षक कितने हैं, वो 2014-15 की तुलना में 2024-25 में इसमें सुधार हुआ है। 2014-15 में प्राइमरी लेवल पर आप देखोगे तो 15 से 10 के आधार पर ये गया है ना, मतलब एक शिक्षक पहले 15 छात्रों पर होता था, अब 10 छात्रों पर है बेसिक लेवल पर। ठीक है, पहले 18 छात्रों पर एक शिक्षक होता था, अब 13 छात्रों पर एक शिक्षक है प्राइमरी लेवल पर। फिर अगर आप देखोगे तो क्या बोलते हैं, मिडिल लेवल पर 26 छात्रों पर एक शिक्षक होता था, अभी 17 छात्रों पर एक शिक्षक है। और माध्यमिक स्तर पर देखोगे यानी हायर सेकेंडरी लेवल पर 31 छात्रों पर एक शिक्षक से 21 छात्रों पर अब एक शिक्षक होता है ना। तो फिर से सुनो, 10 शिक्षक, एक छात्र पर 10 शिक्षक बेसिक लेवल पर, 13 छात्र पर एक शिक्षक प्राइमरी लेवल पर, 17 छात्र पर एक शिक्षक मिडिल लेवल पर और 21 छात्र पर एक शिक्षक हायर सेकेंडरी लेवल पर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक, अच्छा, ठीक है। स्कूल नामांकन की बात करें तो जो टोटल स्कूल नामांकन संख्या है कक्षा 1 से कक्षा 12 तक, ठीक है, उसमें आप देखोगे तो 11 लाख छात्रों की कमी आई है। पहले क्या होता था 2023-24 का डेटा देखोगे तो 24.8 करोड़ के आसपास बच्चे होते थे 1 से 12 तक, जो कि अब 24.69 करोड़ बच्चे ही रह गए, यानी 11 लाख बच्चों की इसमें कमी आई है। एनरोलमेंट रेशियो कम हो रहा है। ठीक है, स्कूल में एनरोलमेंट रेशियो जो टोटल एनरोलमेंट रेशियो है वो कम हुआ है। अब स्कूल छोड़ने की जो डर है ना, जो ड्रॉप आउट रेट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। ठीक है, ये क्या हुआ है, सॉरी घटा है। ड्रॉप आउट रेट क्या हुआ है, घटा हुआ है स्कूल ड्रॉप आउट रेट। आप कहोगे एनरोलमेंट रेशियो कम हुआ है तो ड्रॉप आउट रेट घटा कैसे? एनरोलमेंट रेशियो वो होता है कि बच्चे कितने प्रारंभिक शिक्षा से खुद को एनरोल करते हैं, स्कूल में नाम लिखाते हैं। ठीक है, नाम लिखा लिया और नाम कटा लिया, वो ड्रॉप आउट होता है। तो एनरोलमेंट रेशियो कम हुआ है 11 लाख छात्रों के आसपास ज़रूर, लेकिन जो ड्रॉप आउट रेट है कि नाम लिखाने के बाद बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, ऐसा अब कम होता है ना, तो ये बढ़ा हुआ है, इसमें कमी देखी गई है। अगर आप प्राइमरी लेवल पर देखोगे तो ये 3.7 से घटकर 2.3 पर चली गई है, 2.3% पर चढ़ गई है। मिडिल लेवल पर देखोगे तो 5.2% से घटकर 3.5% पर चली गई है। और अगर आप हायर सेकेंडरी लेवल पर देखोगे तो 10.9% से घटकर 8.2% चली गई है। ठीक है, अच्छा, अब विमेन सेफ्टी पर जो नेशनल एनुअल इंडेक्स रिपोर्ट आती है वो जारी कर दी गई है ना, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में नारी भी बोलते हैं, नेशनल एनुअल इंडेक्स रिपोर्ट। ठीक है, विमेन सेफ्टी पर ये अगस्त 2025 में रिलीज कर दी, किसके द्वारा? नेशनल वीमेन कमीशन की चेयरपर्सन द्वारा, जिनका नाम है विजया रहतकर। ठीक, इसमें बोला गया है इंडिया का सेफ्टी स्कोर लगभग 65% के आसपास है। सेफ्टी स्कोर का मतलब क्या है, कितने प्रतिशत महिलाएं भारत में अपने आप को सेफ फील करती हैं। ठीक है, तो इसमें 31 शहरों की लगभग 12,770 महिलाओं पर सर्वे किया है। और इसको प्रकाशित कौन करता है, तो नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी और जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, ये नाम आपको याद रखने हैं। नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी और जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल इसको प्रकाशित करता है। ठीक, अच्छा, महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन कौन से माने गए हैं? ठीक है, तो कोहिमा पहले नंबर पर, विशाखापत्तनम दूसरे नंबर पर, भुवनेश्वर तीसरे नंबर पर इन शहरों में लिया गया है। फिर आइजोल है ना, फिर गैंगटॉक है, तो ये शहर भी इसके बाद में आते हैं। ठीक है, सबसे निचले शहरों की बात माने तो बिहार का पटना सबसे नीचे है, जयपुर है, राजस्थान, फरीदाबाद, हरियाणा, नई दिल्ली, रांची, श्रीनगर, कोलकाता, है ना, ये नीचे से मतलब कि नीचे से टॉप कर रहे हैं, मतलब सबसे नीचे बिहार है, फिर जयपुर है ना, सेकंड हाईएस्ट, सेकंड लोवेस्ट, फिर फरीदाबाद है, सेकंड लोवेस्ट सेफेस्ट सिटी। ठीक, भारत की पहली सेमीकंडक्टर पायलट लाइन गुजरात के सानंद में शुरू हुई है। कहाँ पर? सांडू नहीं है बेटा, ये सानंद है ना, गुजरात के सानंद में शुरू हुई है। जो भारत के केंद्रीय मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, अगस्त 2025 में, ये जो माइटी डिपार्टमेंट है, माइटी मिनिस्ट्री है, माइटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक, तो
अश्वनी वैष्णव हैं, और गुजरात के मुख्यमंत्री जो हैं भूपेंद्र पटेल, इन्होंने गुजरात के सानंद में सीजी पावर एक कंपनी है जो सेमीकंडक्टर बनाती है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करती है। इसमें एक कंपनी देखो, सीजी कंपनी क्या करती है, सीजी पावर नाम की कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम करती है ना, एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड काम करती है ना, ऊर्जा उत्पादन करती है। अब इसमें एक सीजी सेमी करके कंपनी है, क्या नाम है कंपनी का, सीजी सेमी करके कंपनी है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, सेमीकंडक्टर को प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो अब देखोगे कि तो भारत की पहली सेमीकंडक्टर पाइपलाइन सानंद में शुरू की गई है, ठीक। अब यहाँ पर ना भारत की पहली आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट पायलट लाइन सुविधाओं का एक उद्घाटन किया गया है। आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट का क्या मतलब है कि यहाँ पर कोई कंपनी खुद से सेमीकंडक्टर नहीं बनाएगी, इन्होंने बाहर की कंपनियों को जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप सेमीकंडक्टर से रिलेटेड अलग अलग चीज़ों को लेकर के आओगे और यहाँ पर असेंबल करोगे, यहाँ पर असेंबली होगी सेमीकंडक्टर की, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, और ये जो पहली असेंबली है ये इंडिया की पहली फुल स्केल ओसैट है, यानी फुल स्केल सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट वो है, ठीक है। फिर इसके बाद में आप देखोगे तो केंद्र और राज्य सरकार के समर्थन से सेमी गुजरात के सानंद में आप देखोगे 2 अत्याधुनिक सुविधाएं, तो इसमें केंद्र और राज्य सरकार का समर्थन इनको लगातार मिलता रहा है, ठीक है। तो 2 अत्याधुनिक सुविधाओं से P1 और P2 को विकसित करने आ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देना होगा कि P1 क्या है और P2 क्या है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए 5 वर्षों में लगभग 7,600 करोड़ का निवेश इन्होंने लगभग किया है, 870 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। अब ये P1 और P2 प्लांट क्या है, 2 तरीके के प्लांट को यहाँ पर सेटअप करने की बात की गई है, ठीक है। 2 तरीके के प्लांट को सेटअप करने का मतलब क्या है, जो पहला प्लांट है जिसको P1 बोला जा रहा है ना, जो P1 बोला जा रहा है ये क्या होगा, ये छोटा प्लांट होगा, P1 नहीं बल्कि इसको G1 है मेरे ख्याल से, है ना, G1 और G2 है ना। ये छोटा प्लांट है और ये वाला प्लांट क्या है, ये बड़ा प्लांट है। बस इसको तुम्हें ऐसा समझना है। अब छोटा प्लांट कितना छोटा है समझने की कोशिश करो, तो 2026 ये बन रहा है, ठीक है। और लगभग इसमें तुम देखोगे तो 0.5 मिलियन यानी लगभग 5 लाख के आसपास यूनिट का उत्पादन हर साल करने की इसमें कोशिश की गई। 5 मिलियन यूनिट चिप का उत्पादन किया जाएगा और इसका जो इलाका है 75,000 स्क्वायर फीट है। कितना है, 75,000 स्क्वायर फीट के आसपास का इलाका है, ठीक है। जबकि G2 है वो बड़ा है, यहाँ पर लगभग उम्मीद की जा रही है कि 14.5 लाख या 14.5 मिलियन, मतलब कि 14.5 मिलियन का मतलब समझ रहे हो, 1,40,00,000 के आसपास उत्पादन प्रतिदिन करने की, यूनिट उत्पादन प्रतिदिन करने की उम्मीद है। और ये जो सुविधा है लगभग 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली, किसमें, 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर में, इतना याद रखना है, ठीक है। चलो अब आता है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2025 का, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2025। तो 29 अगस्त को अगर आप देखोगे 2025 को विद्युत मंत्रालय या फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ ये तुम्हारा जो पावर है, इन्होंने ऊर्जा दक्षता के प्रबंधन और सुधार में, यानी इसके मैनेजमेंट में, जो एनर्जी एफिशिएंसी है इसके मैनेजमेंट के लिए और इसके रिफॉर्म के लिए, ठीक है, इस राज्य कितना प्रयास कर रहे हैं और उनकी प्रोग्रेस क्या है उसको इवेल्युएट करने के लिए, उसका आकलन करने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, एक इंडेक्स पब्लिश किया था जिसका नाम था C2024। शुरुआत इसकी 2023-24 में इसकी शुरुआत लगभग आप देखोगे तो 6 साल पहले हुई थी। ये इसका 7वां एडिशन है, 6ठा एडिशन है, ठीक है। तो 2023-24 का एडिशन इसका लेटेस्ट है, जो कि 6ठा एडिशन है। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स इसको बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर लागू करता है। 29 अगस्त 2025 को रिलीज़ किया गया था, 6th एडिशन है, यहीं से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या है कि किसने बनाया है, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी या ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो है उसके साथ मिल करके ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था गठबंधन ने बनाया है, यानी कि स्किल्ड एनर्जी इकोनॉमी एसोसिएशन के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और सस्टेनेबल एफिशिएंट इकोनॉमिक अलायंस के द्वारा मिलकर के बनाया गया है, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट इकोनॉमिक अलायंस, ठीक है, सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट इकोनॉमिक अलायंस के साथ मिलकर के इसको तैयार किया गया है, ठीक। अच्छा, 36 इंडियन स्टेट्स की परफॉर्मेंस को असेस करता है ये, ठीक, और यूनियन टेरिटरीज, टोटल 36 हो गया, 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, सबकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया जाता है। इसमें अगर स्कोर की बात, 4 समूह बनाए गए हैं, ठीक है, 4 समूह बनाए गए हैं। अब हर समूह के अंदर जो पहला स्टेट है उसको आप लिख लो, महाराष्ट्र है ना, समूह 1 के अंदर टॉप करने वाला है, 80.5% का स्कोर किया है। समूह 2 के अंदर अगर देखोगे तो आंध्र प्रदेश टॉप करने वाला है, ठीक है। समूह 3 के अंदर देखोगे तो आसाम टॉप करने वाला है और समूह 4 के अंदर त्रिपुरा टॉप करने वाला है, ठीक है। तो समूह 1 के अंदर महाराष्ट्र, समूह 2 के अंदर आंध्र प्रदेश, समूह 3 के अंदर आसाम और समूह 4 के अंदर त्रिपुरा ने टॉप किया है। फिर क्या है,
राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 नेशनल स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2025 को लागू किया गया है। अब ये क्या है समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जी ने इसमें 18 अगस्त को अपना साइन किया है, यानी कि 18 अगस्त को ये कानून बन गया है। लेकिन अगर तुम देखोगे तो ये जुलाई में लोकसभा से और अगस्त में राज्यसभा से पास किया गया था। ठीक है, 18 अगस्त को राज्यसभा से पास किया गया और 23 जुलाई को ये लोकसभा से पास किया गया था। ठीक है, 23 जुलाई, ठीक है, सॉरी 23 जुलाई को लोकसभा से पास किया गया था और 11 अगस्त को राज्यसभा से पास किया गया था। 18 तारीख को यानी 7 दिन बाद राष्ट्रपति जी ने इसको अपनी मंजूरी दे दी थी। ठीक, अच्छा, इस कानून में क्या बोला गया है कि जितने भी खेल महासंघ हैं उनको कानून के दायरे में लाया जाएगा। ठीक है, कि जिससे उनकी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित की जा सके, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके कि उनको कितना पैसा मिलता है, सरकार सपोर्ट करती है कि नहीं करती है, वो पैसा जाता कहाँ है, खिलाड़ियों पर खर्च हो पाता है कि नहीं, है ना। तो उसमें जो भ्रष्टाचार और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, विवाद हैं, उनको कम करने के लिए, जैसे बीसीसीआई एक खेल संघ है, ऐसे तमाम खेल संघ है जो हर खेल को देखते हैं। जैसे कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया है, वो इंडिया में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया वो रेसलिंग को देखता है, बीसीसीआई क्रिकेट को देखता है ना। तो इस तरीके के तो मकसद क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया जाए जिससे करप्शन और डिस्प्यूट को कम किया जा सके, है ना। अच्छा, तो इसके तहत क्या किया जाएगा, एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड का गठन किया जाएगा, राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन किया जाएगा। और इस राष्ट्रीय खेल बोर्ड का मकसद क्या होगा, खेल महासंघों को मान्यता देना, ठीक है, और ज़रूरत पड़े तो उन्हें सस्पेंड करना, निलंबित करना और खिलाड़ियों के कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। ठीक है, बीसीसीआई को आप, अच्छा, इसमें इन खेल संघों को आरटीआई के दायरे में लाया जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है, खेल संघों को आरटीआई के दायरे में लाया जाएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन के दायरे में लाया जाएगा। बीसीसीआई जो है उसको आरटीआई के दायरे में नहीं लाया जाएगा। क्यों नहीं लाया जाएगा बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में, क्योंकि वो सरकार से कोई भी ग्रांट नहीं लेती। तो जब सरकार से कोई ग्रांट ही नहीं ले रही है तो अपने पैसे को चाहे खुद से पैसा बना रही है, उसको चाहे जहां खर्चा करे। जब सरकार से आप पैसा ले रहे हो तो आप पर नियंत्रण रखा जाएगा, आपको आरटीआई के दायरे में लाया जाएगा, है ना, ये चीज़ है। तो खेल महासंघों की जो कार्यकारी समितियां हैं, वर्किंग कमेटी हैं, उनमें से 2 खिलाड़ी कम से कम, जो भी वर्किंग कमेटीज़ होती हैं जो डिसीजन लेती हैं, है ना, खिलाड़ियों से लेकर के, ठीक है। तो इन वर्किंग कमेटीज़ में ये बोला गया है कि अनिवार्य रूप से 2 लोग ऐसे होने चाहिए जो खुद खिलाड़ी होने चाहिए उस पर्टिकुलर खेल के, और ताकि वो खिलाड़ियों की समस्या को समझें। और 4 लोग ऐसे होने चाहिए जो विमेन प्लेयर होने चाहिए, जो विमेन प्लेयर होना चाहिए। ये यहाँ पर वो कर दिया है, निश्चित कर दिया गया है। इस कानून में जो नेशनल जो राष्ट्रीय खेल महासंघ हैं, यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, उसमें अध्यक्ष होंगे, सचिव होंगे, कोषाध्यक्ष होंगे। इन सब के चुनाव के लिए निर्धारित स्टैंडर्ड तय किए गए हैं, मानदंड तय किए गए हैं। तो 3 टॉप पोस्ट होती हैं कि भाई इसमें चेयरमैन होता है, कोषाध्यक्ष होता है जिसको ट्रेजरर बोलते हैं, और सचिव होता है या सेक्रेटरी बोलते हैं। तो इनमें अगर किसी व्यक्ति को इन 3 पदों में आना है, ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को उसको पहले वर्किंग कमेटी का मेंबर होना पड़ेगा। पहले ऐसा था कि उसको 2 बार वर्किंग कमेटी का मेंबर होना पड़ेगा, लेकिन अब इसको कम करके 1 बार ही कर दिया गया है, ठीक है। फिर इसके अलावा नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा, जो खेल से संबंधित विवादों पे अपने डिसीजंस देगा, निर्णय देगा। इसके पास सिविल कोर्ट की शक्तियां होंगी, है ना, सिविल कोर्ट की शक्तियां होंगी, यानी कि जुर्माना वगैरह लगा सकता है लेकिन किसी को सज़ा नहीं दे सकता, ठीक है। चलो, ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आते हैं, आइए देखते हैं इन प्रश्नों से संबंधित क्वेश्चन। सबसे पहले, गुजरात के जामनगर और कच्छ को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने की योजना किस कंपनी ने घोषित की है, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने की है। दूसरा क्वेश्चन, धीरू भाई अंबानी गीगा एनर्जी कॉम्प्लेक्स का निर्माण क्षेत्र का आकार कितना है, 2.4 करोड़ वर्ग फुट, 4.4 करोड़ वर्ग फुट, 6.4 करोड़ या 8.4 करोड़ वर्ग फुट। तो 4.4 करोड़ वर्ग फुट इसका आकार है। कच्छ में रिलायंस और की सौर परियोजना का आकार सिंगापुर से कितना बड़ा है, ठीक है, तो 3 गुना बड़ा है। फिर UDIS प्लस रिपोर्ट, UDISE प्लस रिपोर्ट, है ना, यानी कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन एजुकेशन प्लस पर पहली बार कितने शिक्षकों की संख्या कितना से पार हो गई, तो 1 करोड़ के पार हो गई। 1,22,420 शिक्षक टोटल हैं। UDISE प्लस की स्थापना कब हुई थी, तो जवाब है 2018-19 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि नारी 2025 के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, कोहिमा। तो सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, कोहिमा है, ठीक है। फिर विशाखापट्टनम है, फिर भुवनेश्वर है, ठीक है। कोहिमा कहाँ पर है, नागालैंड की राजधानी है। नारी रिपोर्ट जो है ना, नेशनल ये जो रिपोर्ट नेशनल
एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन विमेन सेफ्टी। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कितनी महिलाओं का सर्वेक्षण किया है। आपके ऑप्शन है 10,770, 12,770, 14,770, 16,770। सही जवाब है 12,770 महिलाओं पर सर्वे किया गया है। भारत की पहली ओसैट पायलट लाइन सुविधा कहाँ पर शुरू की गई है। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ओसैट पायलट लाइन फैसिलिटी स्टार्टेड। बेंगलुरु, हैदराबाद, सानंद और चेन्नई। सही जवाब क्या है, सानंद। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2025 समूह 1 में शीर्ष शहर कौन सा है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटक। महाराष्ट्र समूह 1 में पहला शीर्ष शहर है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली, है ना, तो 18 अगस्त को इसको राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिली। सीजी सेमीकंडक्टर सानंद में 2 सुविधाओं के विकास के लिए कितना निवेश किया जा रहा है। 5,600 करोड़, 7,600 करोड़, 9,600 करोड़, 11,600 करोड़। 7,600 करोड़ का निवेश करके 2 सुविधाएं G1 और G2 का गठन किया जाएगा, है ना, G1 और G2 का गठन किया जाएगा। सी 2024 में, है ना, सी 2024 का मतलब क्या है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक एनर्जी इंडेक्स, है ना, समूह 2 में आप देखोगे तो कौन सा राज्य टॉप कर रहा है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या केरल। तो सही जवाब है आंध्र प्रदेश टॉप कर रहा है 79.3% के स्कोर के साथ। राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम के तहत कौन सा बोर्ड गठित किया जाएगा, तो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड या राष्ट्रीय खेल बोर्ड को गठित किया जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। कांदला, गुजरात में आप देखेंगे तो देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनाया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कांदला में बनाया जाएगा। ठीक है, ये देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र है। 2 अगस्त 2025 को इसका उद्घाटन किया गया, बन गया है 2025 2 अगस्त को इसका उद्घाटन किया गया। इसमें कौन कौन शामिल होगा, तो NTPC, ठीक है, और गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी या फिर GPIC इसमें क्या कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं। ठीक, अब इसमें क्या किया जाएगा, इस प्लांट के तहत क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करके वाटर से क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा, है ना, हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेसिंग के लिए, इलेक्ट्रोलिसिस का काम के लिए जो इलेक्ट्रोलाइजर्स इसमें चलेंगे। इलेक्ट्रोलाइजर क्या होते हैं, वो संयंत्र होते हैं जिनसे इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। ठीक है, तो उनको चलाने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगी, सोलर एनर्जी से, है ना। इसके अलावा एकेडमिक साइंटिफिक रिसर्च इंडेक्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, 31 जुलाई 2025 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो है, जिसको बोलते हैं DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनके द्वारा आप देखेंगे तो एकेडमिक साइंटिफिक रिसर्च इंडेक्स जारी किया गया है। ठीक, कब, 31 जुलाई 2025 को एकेडमिक साइंटिफिक रिसर्च इंडेक्स जारी किया गया है। ठीक है, यह भारत की पहली राष्ट्रीय रैंकिंग प्रणाली है जो विश्वविद्यालयों और संस्थानों के अनुसंधान प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है ना, कि जो अलग अलग भारत के अंदर संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी रिसर्च परफॉर्मेंस कैसी रही, है ना, इसके बारे में इवैल्यूएशन करती है। ठीक, इसमें टॉप 3 जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें IISc बेंगलुरु आ जाएगा, IIT खड़गपुर आ जाएगा, IIT मद्रास आ जाएगा। ठीक, टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स आपको याद रखने हैं। क्या बोला गया, क्वेश्चन फिर से सुनो। एकेडमिक साइंटिफिक रिसर्च इंडेक्स, है ना, किसके द्वारा जारी किया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा जारी किया जाता है। मकसद क्या होता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स के अंदर रिसर्च परफॉर्मेंस कैसी है। तो टॉप पर इसमें कौन सा आ रहा है, IISc बेंगलुरु, है ना। तुम देखोगे NIRF रैंकिंग जो थी, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में भी रिसर्च के मामले में IISc बेंगलुरु नंबर 1 पर था। दूसरे पर खड़गपुर है और तीसरे पर IIT खड़गपुर है, तीसरे पर IIT मद्रास है। ठीक है, चलो फिर नागालैंड पर जो इंडेंजर्ड एशियन टर्टल्स हैं उनको रीप्रोटेक्ट किया गया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो नागालैंड का पेरेन जिला है, ठीक है, तो वहाँ पर जेलियांग कम्युनिटी तुम्हारा सेंचुरी है, जेलियांग कम्युनिटी सेंचुरी है, जहाँ पर एशियन जायंट टर्टल्स को रीइंट्रोड्यूस किया गया और वहाँ संरक्षित किया जाएगा। फिर से सुनो, नागालैंड के पेरेन जिले के जेलियांग कम्युनिटी सेंचुरी के अंदर। ठीक है, ये भारत का, ये इसकी शुरुआत किसने की है, नागालैंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, और भारत में ITCP है ना, यानी कि भारत का जो कछुआ संरक्षण का कार्यक्रम है, इंडियन टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम है, उसने शुरू किया गया है। नागालैंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और इंडियन टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम में इन कछुओं का जो जन्म है 2019 में हुआ था, है ना, और 2019 में एक ज्वाइंट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलाया गया था। ठीक है, 2019 में ज्वाइंट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलाया गया था इन एशियाई कछुओं को बचाने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर आप देखेंगे ये जो कछुए, इन कछुओं को कैसे बचाया गया था। देखो 2018 में नेस्ट होते हैं जो जहाँ पर कछुए अंडे देते हैं, तो उसमें कई कछुए
कछुओं की मृत्यु हो सकती थी, तो उन कछुओं को संरक्षित किया गया था। ठीक है, तो नागालैंड में इस प्रजाति को देखोगे तो 1 दशक से पहले भी ये विलुप्त हो गई थी। ठीक है, इनको जंगल के छोटे हाथी भी बोला जाता है। क्यों छोटे हाथी बोला जाता है? कि जैसे एलिफेंट कीस्टोन स्पेशी है, वैसे ये भी कीस्टोन स्पेशी है, इसलिए इनको जंगल का छोटा हाथी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, अब एक हैबिटेट स्टडी हुई है, हैबिटेट सूटेबिलिटी स्टडी हुई है, वो कहती है कि जेलियांग सेंचुरी जो है वो इनके रीस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे ज़्यादा आइडियल है। ठीक है, इसके अलावा देखोगे तो इन कछुओं को चुमौकी धीमा जिला है नागालैंड के अंदर, वहाँ के पर रंगा पहाड़ है। ठीक है, वहाँ पर नागालैंड प्राणी उद्यान है। वहाँ से 2 अगस्त 2025 को एक सामुदायिक कार्यक्रम कम्युनिटी प्रोग्राम के तहत छोड़ दिया गया था इनकी जो हैबिटेट है वहाँ पर। फिर क्या बारी आती है क्वेश्चन की? भारत फिलीपींस रक्षा समझौते, इंडियन डिफेंस फिलीपींस डिफेंस एग्रीमेंट की बारी आती है। 5 सितंबर 2025 को भारत और फिलीपींस के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता हुआ था। 9 समझौते टोटल हुए थे। ठीक है, तो इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया गया था। एक कमोमेरेटिव स्टैम्प को शुरू किया गया था, है ना। इसमें इस पिछले क्लास में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। भारत के राष्ट्रीय पक्ष कमल और फिलीपींस का राष्ट्रीय पक्ष संपाई गुटा इसमें शामिल था। ठीक है, बाकी ये इस पे हम ज़्यादा बात कर चुके हैं लास्ट क्लास में, तो अभी इस पर ज़्यादा बात करने का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, फिर इसके अलावा इसरो और नासा का संयुक्त उपग्रह निसार, इस पर जरूर क्वेश्चन आ सकता है ना। तो निसार अगर नाम देखोगे ना तो इसमें क्या है? निस्सार, है ना। निस्सार जो नाम बना हुआ है वो ही किससे बना हुआ है? ठीक है, इसरो और नासा को मिला करके ये नाम बनाया गया है। ठीक है, इसरो और नासा को मिला करके ये नाम बनाया गया है। कैसे? नासा का एन लिया गया, फिर इसरो का आई लिया गया, पहला अक्षर एन। ठीक है, फिर क्या किया गया? फिर एस लिया गया इसरो का, ठीक, सॉरी ना, फिर एस लिया गया नासा का। ठीक है, फिर ए लिया गया और फिर आर लिया गया। ठीक, तो कुल मिला के निसार जो नाम है वो नासा और इसरो को मिला करके ही बन रहा है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ठीक है, तो ऐसे इसका नाम बना है। आप देखोगे तो नासा इसरो NI, सिंथेटिक अपर्चर रेडार SAR। ठीक है, तो इसको सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है 30 जुलाई को। आप ध्यान रखो इसको, 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित। निसार को लॉन्च कैसे किया गया? तो GSLV S1 रॉकेट से लॉन्च किया, S16 रॉकेट से। तो देखो 2 तरीके के रॉकेट हैं जिसके थ्रू सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। PSLV है, GSLV है। दोनों में डिफरेंस क्या है? PSLV को जब लॉन्च होता है तो थोड़ा वो हल्का रॉकेट है, तो वो नीचे प्रक्षेपित करता है उपग्रहों को। जैसे कि PSLV से रॉकेट को आप देखते हैं तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में और अर्थ ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया जाता है, और जो आपके GSLV हैं उनसे जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। ठीक, काम क्या है निसार का? काम क्या है भाई? एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट्स है ना, पृथ्वी का अवलोकन करेगा। ठीक, तो अभी तक का सबसे बड़ा रॉकेट है GSLV मैक 2, है ना, इससे प्रक्षेपित किया गया है, जो 52 मीटर 170 फीट लंबा एक्सपेंडेबल 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है ना। 52 मीटर लंबा एक एक्सपेंडेबल 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, अच्छा, ऊपर गए निसार का जो वजन है वो 2393 ग्राम है। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वजन जो है 2393 ग्राम है। ठीक है, किलोग्राम है, सॉरी। प्रक्षेपण के बाद 743 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपग्रह को क्या बोल सकते हैं आप, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया जाएगा 743 किलोमीटर ऊंचाई पर। अब निसार क्या है? मैंने क्या बोला कि भाई एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या है? एक तरीके से समझ लो ऑब्जर्वेटरी है ना। सैटेलाइट क्या होते हैं? सैटेलाइट भाई पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो कई अंतरिक्ष स्टेशन को भी देखोगे तो वो एक तरीके से सैटेलाइट्स ही हैं, है ना। वो भी आपस में अलग अलग एलिमेंट्स को जोड़ करके बनाए गए हैं, है ना। तो ये भी ऑब्जर्वेटरी ही है, एक वेधशाला है। वेधशाला मतलब ऑब्जर्वेशन के काम आएगी, अर्थ पर नज़र रखेगी। ठीक है, तो नासा के द्वारा L बैंड रडार है। ठीक है, निसार एक वेधशाला है जो नासा द्वारा निर्मित L बैंड रडार को इसरो द्वारा निर्मित S बैंड रडार के साथ जोड़ता है। तो 2 पार्ट में निकलेगा, है ना, 2 पार्ट में निकलेगा। तो L बैंड रडार को S बैंड रडार के साथ जोड़ दिया जाएगा। ठीक, और ये कंबाइन होकर के अर्थ पर नज़र रखेगा। ठीक है, अब इसका काम है नज़र रखना, तो मतलब दिन और रात 24 घंटे पृथ्वी की तस्वीरें लेगा। अब इसमें भूल स्खलन हुआ है, कहीं लैंडस्लाइड हुआ है तो उसके बारे में पता चल सकता है। आपदा प्रबंधन में मदद करेगा, है ना। अगर कोई जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी निगरानी इससे की जा सकती है। ठीक है, उसमें भी ये सक्षम है। ठीक, इस मिशन की जो अवधि है नासा के लिए 3 वर्ष है और इसरो के लिए 5 वर्ष है। ये याद रखना, नासा के लिए 3 वर्ष है और इसरो के लिए 5 वर्ष है। इस चीज़ को आपको याद रखना।
भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी कहाँ पर बनी है? भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी, ठीक है, केरल में बनी है, पहला तितली अभ्यारण्य। 18 जून 2025 को केरल राज्य वन्यजीव बोर्ड, है ना, या फिर केरल स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने, आप देखिए तो अरालाम सेंचुरी जो है उसको इंडिया की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, अरालाम सेंचुरी जो। अब देखो ये जो बटरफ्लाई सेंचुरी बनाई गई है केरला में, केरला स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड और के प्रयासों के द्वारा, ये इंडिया की फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी तो है, अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको बनाया कैसे? 25 सालों से लगातार प्रयास चल रहे थे, है ना, लगातार कंजर्वेशन एफर्ट्स चल रहे थे, सर्वे चल रहे थे, है ना, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो लगा ही हुआ था, और साथ साथ देखोगे तो कई सारे एनवायरमेंटलिस्ट रिसर्चर्स लग रहे थे, ठीक है, किसके? मालाबार नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के। तो दो संस्थाएं जो इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, मलाबार नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और स्टेट फॉरेस्ट बोर्ड जिम्मेदार है, ठीक है। तो इसके लिए केरला का जो स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उन्होंने अरालाम सेंचुरी को इंडिया की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो केरल के कन्नूर जिले में स्थित है, केरल के कन्नूर। तो अगर तुमसे पूछा जाएगा पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी, तो अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कहाँ? केरल में है। किस जिले में है? तो कन्नूर जिले में है, ठीक है। तो यहाँ पर अरालाम वन्यजीव अभ्यारण्य हुआ करता था, ठीक है। तो पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करती थी, तो अब इसको परिवर्तित करके तितली अभ्यारण्य, वन्यजीवों में भी तितली अभ्यारण्य कर दिया। सबसे ज़्यादा तितलियाँ यहाँ पर होंगी, है ना, तो या बटरफ्लाई होंगी, तो अरालाम बटरफ्लाई सेंचुरी इसका नाम कर दिया है, ठीक। तो लगभग तुम देखोगे तो 55 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में ये जो जगह है ये फैली हुई है। इसमें 266 से अधिक तितलियों की प्रजातियों को कंजर्व किया गया है, जिनमें से कई सारी दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियाँ भी शामिल हैं, है ना, कई सारी इसमें से दुर्लभ हैं और इंडेंजर्ड स्पीशीज शामिल हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी इप्सा की बात कर रहा है, ठीक है। अब इसकी पहली असेंबली हुई है, फर्स्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस असेंबली हुई है, कब, कहाँ हुई है? नई दिल्ली में 16 जून 2025 को हुई है, ठीक है। बिग कैट अलायंस का मतलब क्या होता है कि जिन जिन देशों में बिग कैट्स पाई जाती हैं। अब ये बिग कैट्स कौन सी हैं आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। पूरी दुनिया में 7 बिग कैट पाई जाती हैं, जिसमें 7 क्या 6 बिग कैट पाई जाती हैं, लेपर्ड, लायन, टाइगर, चीता, जगुआर और स्नो लेपर्ड, है ना। तो जहाँ जहाँ पर ये कॉगर भी करके होती है, बट बेसिकली 6 मानी जाती हैं, है ना। तो जहाँ जहाँ पर ये बिग कैट पाई जाती हैं उन देशों ने एक अलायंस बनाया है इनके संरक्षण के लिए, ठीक। तो इस ऐतिहासिक आयोजन को की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की थी, जिसमें 9 देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडलों ने, यानी कि मिनिस्टर लेवल के डेलीगेशंस ने भाग लिया था। 9 कंट्रीज़ ने इसमें पॉपुलेशन किया था। यह महासभा दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की प्रजाति, है ना, मैंने क्या बोला कि 6 तो मैंने नाम लिया, और एक और होती है ना, जिसको कॉगर बोलते हो या फिर प्यूमा बोलते हो। तो इसमें बाघ हो गया, शेर हो गया, तेंदुआ हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, चीता हो गया, जगुआर हो गया और पूमा हो गया, ठीक है। तो टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर और प्यूमा हो गया, ठीक है। तो इसको भारत ने शुरू किया था। इस अलायंस को किसने शुरू किया गया था? याद रखना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, इप्सा हो गया, ये सब भारत ने शुरू किया है ना। तो भारत के द्वारा शुरू किया गया है, ग्लोबल इनिशिएटिव है भारत के अंदर तुम देखोगे तो एशियाटिक लायन पाए जाते हैं, फिर इसके अलावा तुम देखोगे तो टाइगर पाए जाते हैं, तेंदुआ पाए जाते हैं। इन सबको बचाने के लिए भारत ने इसको शुरू किया था, ठीक है। चलो अब इन प्रश्नों से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले भारत का पहला ग्रीन एनर्जी हाइड्रोजन जो प्लांट है वो कहाँ पर प्रस्तावित है? दादरा में है, मुंद्रा में है, कांदला में है, हजीरा में है, ठीक है। कांदला इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर ASRI है ना 2025, ASRI 2025 को किस विभाग ने जारी किया है, ठीक है। व्हाट डिपार्टमेंट रिलीज्ड ASRI 25? ASRI क्या है? रिपोर्ट है टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, है ना। तो मैंने क्या बताया था कि कौन जारी करता है? DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको पब्लिश करता है। तो 2025 में टॉप 3 इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले पे तो IISc आपका ये बेंगलुरु आएगा ही आएगा, इसको तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। दूसरे नंबर पर IIT खड़गपुर आएगा, तीसरे नंबर पर IIT मद्रास आएगा। A विल बी द करेक्ट आंसर। नागालैंड में लुप्तप्राय एशियाई कछुओं को किस स्थान पर पुनः संरक्षित किया गया है? दीमापुर, कोहिमा, जेलियांग कम्युनिटी सेंचुरी, इटांकी। सही जवाब क्या है? जेलियांग सामुदायिक अभ्यारण्य जो है पेरेन जिले में। इन कछुओं का जन्म किस वर्ष हुआ था? 2019 में हुआ था, याद रखना, है ना। 2018 के तहत प्रोटेक्टेड कछुए थे, ठीक। भारत फिलीपींस रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? भारत फिलीपींस रक्षा समझौते पर, फिलीपींस से रिलेटेड क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया है तो नहीं करने का मतलब है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 5 सितंबर 2025 को हुए थे। भारत निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश, ये भी लास्ट क्लास में हमने किया था, फिलीपींस ही है, ठीक है। इसरो नासा संयुक्त उपग्रह निसार पर कब प्रक्षेपित हुआ था? डेट बतानी है निसार की, ठीक है। 16 जून, 30 जुलाई, 2 अगस्त, 5 सितंबर। सही जवाब क्या है?
30 जुलाई 2025 को। ठीक है, निज़ार उपग्रह का वजन पूछा गया है 1893, 2393, 2893, 3393, 2393 इसका वजन है। निसार को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था? विच रॉकेट लॉन्च्ड निसार? आपके ऑप्शन है PSLV C-60, GSLV S-16, LVM-3 M2, SSLV D2, है ना। GSLV S-16 रॉकेट द्वारा इसको वो किया गया था। ठीक है, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य किस राज्य में है ना? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। सही जवाब क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। अरलम तितली अभ्यारण्य में कितनी प्रजातियां संरक्षित हैं? क्या नाम है? अरलम तितली अभ्यारण्य है। ठीक है, कितनी तितली की प्रजातियां? 266 से अधिक प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। इप्सा की पहली महासभा कब हुई थी? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली महासभा कब हुई थी? सही जवाब क्या है? 16 जून 2025 को हुई थी। ठीक है, इप्सा को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? इप्सा लॉन्च इन विच ईयर? 2023, 2024, सितंबर 2024, जून, मार्च या फिर मार्च 2024 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, कितनी बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों को संरक्षित करता है? 7। 7 बिग कैट कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर, पूमा विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, कुछ अगले टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है भाई? राष्ट्रीय स्वैच्छिक समीक्षा VNR रिपोर्ट, नेशनल वॉलेंट्री रिव्यू रिपोर्ट, ठीक है, नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, नीति आयोग। अब यहाँ पर मेरी बात सुनना, नेशनल वॉलेंट्री रिपोर्ट का क्या मतलब है? ये किस बारे में होती है कि देखो, भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने की, है ना, इसके लिए भारत अपने पूरी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हासिल करने के लिए संकल्पित है। ठीक, तो अब भारत इसको कितना हासिल कर रहा है, इसके तहत क्या है, नीति आयोग जो है वो एक रिपोर्ट पब्लिश करता है ना। नीति आयोग की जो अलग अलग राज्य हैं वो कितना इसको हासिल कर रहा है। तो चूंकि ये भारत खुद से पब्लिश कर रहा है तो वॉलेंट्री रिपोर्ट है। हर देश दुनिया का नहीं करता कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कितना हासिल कर पा रहे हैं, भारत करता है, इसलिए इसको वॉलेंट्री रिपोर्ट बोला जा रहा है। ठीक है, स्वैच्छिक रिपोर्ट बोला जा रहा है। तो नीति आयोग, और इसमें भी नीति आयोग अकेले काम नहीं करता है, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद, या जिसको इकोसॉक बोलते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है, उसके साथ मिल करके SDG पर अपनी VNR रिपोर्ट को पब्लिश करता है। तो इन्होंने अपनी ये वाली रिपोर्ट अगस्त 2025 में जारी की थी। भारत की तीसरी VNR रिपोर्ट मानी गई है ना। पहली 2017 में और 2020 में जारी की गई थी। ठीक है, इंडिया की 3rd VNR रिपोर्ट है ना। अच्छा, इसमें क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने पूरे हुए हैं इसके बारे में बात की जा रही है। अब क्या क्या भारत के अचीवमेंट है ना, वो यहाँ पर तुम पढ़ लेना। हालांकि उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा पूछने की संभावना नहीं है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। SDG पर हर साल क्वेश्चन आता है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो शुरू के 5-6 SDG को छोड़ देता है, वो सबको याद रहते हैं। आखिरी के 5-6 SDG को छोड़ देता है, वो सबको याद रहते हैं, है ना। बीच के जो 7 से 15 SDG उनको ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, और बाकी रिपोर्ट में क्या आया है वो ज़रूर देख लेते हैं हम एक बार। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है ना, 1 मिनट रुकना, उसमें ये बोला गया है कि SDG 1 को आप देखोगे तो 2011-12 में जो चरम गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, वो 16.2% थी, जो घट करके 2.3% हो गई है। 171 मिलियन यानी 17 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हैं। SDG 2 जो जीरो हंगर की बात की गई है, उसको अगर आप देखोगे तो भाई 2004-5 में जो खाद्यान्न उत्पादन था भारत का वो 204.6 मिलियन टन था, जो बढ़ करके 332.3 मिलियन टन हो गया है। ठीक है, ये चीज़ चलो हो गई। फिर SDG 6 को भी अचीव किया, जो स्वच्छ जल है ना। तो जल जीवन मिशन के तहत तुम देखोगे ग्रामीण परिवारों को नल से जल की आपूर्ति 2019 के 17% से बढ़कर 80% से अधिक कर दी गई है। SDG 6 में देखोगे क्लीन वाटर की बात हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क और बायो E3 चुनौती लॉन्च, नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क एंड बायो E3 चैलेंज लॉन्च। ये क्या है? नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क 27 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, इन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने साथ में मिल करके 1 वर्ष को चिन्हित करते हुए भारत का पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क और युवाओं के लिए अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी बायो E3 चुनौती लॉन्च किया है। ठीक है, कब? 27। अब देखो, बायो फाउंड्री का मतलब क्या होता है? जैसे एक बड़ी सी फैक्ट्री है ना, तो बड़ी सी फैक्ट्री में क्या होता है, मशीन्स काम करती हैं। एक बड़ी सी फैक्ट्री है, बड़ी सी फैक्ट्री में क्या होता है, मशीन्स वर्क करती हैं। ठीक है, बहुत मशीन्स जो हैं वो तेज़ी से काम करती हैं। तो बायो फाउंड्री क्या है? बायो फाउंड्री नेटवर्क, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ मशीन्स नहीं काम करती हैं, यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर मशीन्स, गाड़ी, ये सब नहीं बनते हैं, यहाँ पर बायोलॉजी रिलेटेड वर्क होते हैं।
है ना, यानी कि दवाइयाँ बनाई जाएंगी यहाँ पर, उस पर रिसर्च होगी, है ना, जीन जो होंगे ह्यूमन जीन्स उन पर रिसर्च होगी, है ना। फिर इसके अलावा देखोगे बैक्टीरिया हो गए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, किसी वायरस पर रिसर्च हो रही है ना, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। ठीक, इसको बोलते हैं बायो फाउंड्री नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, चलो तो E3 का मतलब है, यहाँ पर E3 का मतलब क्या है? E3 का मतलब है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, है ना, इकोनॉमी इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ, है ना। तो इसका मकसद क्या है कि भारत में तेजी से हम जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इकोनॉमी को ग्रो करेंगे, इन्वायरमेंट को अच्छा करेंगे और एम्प्लॉयमेंट देंगे यूथ को। ठीक है, तो इसके तहत आप देखेंगे बायो फाउंड्री नेटवर्क इसी पॉलिसी के तहत भारत में शुरू की जाने वाली पहल है, जिसमें 6 संस्थान भाग ले रहे हैं। ठीक, कौन कौन से संस्थान हैं? सबसे पहले तो इंटरनेशनल आपका ये जो है ICGEB, है ना, जिसको अंतर्राष्ट्रीय आनुवंशिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी केंद्र बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। दूसरा ब्रिक नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। ठीक है, तीसरा आपका क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। फिर चौथा IPFT है, पांचवा NCCS है, छठा ACTREC है। ठीक है, तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं, कितने हैं ये याद रख लो आप। 6 संस्थानों के साथ मिलकर के इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, चलो, एक नेशनल लेवल पर चलने वाला ये मिशन है, जिसका विषय क्या है? सूक्ष्म जीवों, अणुओं और इन चीज़ों का डिज़ाइन, है ना, डिज़ाइनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मॉलिक्यूल्स एंड थिंग्स। ठीक है, इसमें 6 से 12 क्लास के स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को, टीचर्स को, स्टार्टअप्स को, है ना, इंडियन सिटीजन्स को, कि वो अपने आइडियाज़ को सबमिट कर सकते हैं। ठीक, भारत में तो आप देखेंगे तो जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, बायोटेक्नोलॉजी पर बेस्ड जो इकॉनमी है वो 2030 तक $300 अरब तक पहुँच सकती है। ठीक है, जो आप देखेंगे 2024 तक ऑलरेडी $165.7 अरब तक पहुंच चुकी है, $300 तक पहुंच चुकी है, सॉरी $165.7 तक पहुंच चुकी है। ठीक है, चलो, ठीक है, अब देखो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मराठा सैन्य परिदृश्य के 12 किले शामिल हो चुके हैं। ठीक है, इसमें शामिल होने के बाद जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट है उसमें भारत के धरोहर स्थलों की संख्या अब 44 हो चुकी है। ठीक है, अब ये जो 12 किले हैं इसको आप अलग अलग याद मत करने लगना, क्योंकि इन किलों को एक ही स्थल के तौर पर शामिल किया गया है। ठीक है, 12 फोर्ट्स ऑफ मराठा मिलिट्री लैंडस्केप वर इंक्लूडेड एज अ सिंगल साइट। ठीक है, जिसमें से 36 साइट्स जो हैं वो कल्चरल कैटेगरी में शामिल, अब टोटल ये जो 44 साइट हैं, 44 साइट्स जो हैं इसमें से 36 साइट्स जो हैं वो कल्चरल कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, कल्चरल कैटेगरी में आती हैं। जो 7 साइट्स हैं ये नेचुरल कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, और एक साइट जो है वो मिक्स कैटेगरी में आती है ना, मिक्स कैटेगरी में आती है। ठीक है, अच्छा, कौन कौन से किले हैं एक बार देख लो भाई। सबसे पहले तो रायगढ़ फोर्ट है। ठीक है, फिर रायगढ़ फोर्ट पुणे है। ठीक है, रायगढ़ फोर्ट पुणे है। फिर शिवनेरी फोर्ट है, ठीक है, पुणे का। फिर सतारा महाराष्ट्र फोर्ट है, पन्हाला फोर्ट है कोल्हापुर में। फिर विजयदुर्ग है, सिंधुदुर्ग है। फिर लोहागढ़ फोर्ट है, ठीक है। फिर सालेर फोर्ट है नासिक के अंदर। फिर सिंधुदुर्ग है, ठीक है। फिर सुवर्णदुर्ग है। फिर उसके बाद में खांडेरी फोर्ट है, ठीक है। फिर जंजीब फोर्ट है। इतना, ठीक है। सारे किलों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। फिर बैराबी सेरांग रेल लाइन का उद्घाटन की बात की जा रही है। बैराबी से सेरांग रेल लाइन के उद्घाटन की बात की जा रही है। 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री ने मिजोरम के बैराबी सेरांग रेल लाइन का उद्घाटन किया, है ना। अब इससे क्या है, जो मिजोरम की राजधानी आइजोल है वो पहली बार भारतीय रेल नक्शे के साथ जुड़ी है। इससे पहले आइजोल तक कोई भी रेल लाइन नहीं देखने को हमको मिलती थी, ठीक है। अब इस रेल मार्ग में कुल 48 सुरंगें आएंगी, जिनकी लंबाई लगभग 12.8 किलोमीटर है। इसमें से 55 बड़ी हैं और 55 बड़े और 87 छोटे पुल भी आएंगे। एक पुल की ऊंचाई तो 196 फीट तक भी देखी गई है। 104 मीटर्स तक भी देखी गई है। पुल का नाम है ब्रिज नंबर 196, जो कि दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंचा है, 104 मीटर की ऊंचाई, है ना। टोटल रेल लाइन की जो लंबाई है वो 51.38 किलोमीटर है। ये आपको याद होना चाहिए। ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ही एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य क्या है, उत्तर पूर्व में संपर्क और आर्थिक एकीकरण को मजबूत करना है ना। जो कम्युनिकेशन है और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है उसको मजबूत करना है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। केरल 2020-25 के संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष पर आया है, ठीक है। केरल ने 2020-25 के संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष स्थान हासिल किया है। समझने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहले तो राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन यानी मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन 2020-25 चक्र में भारत का सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है ना। यानी कि उन क्षेत्रों में, उन जगहों का मैनेजमेंट करने में केरल बेस्ट है जो संरक्षित क्षेत्र माने गए हैं, ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज माने गए हैं, ठीक है। तो इसमें केरल शीर्ष पर है। मूल्यांकन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा ये मूल्यांकन किया जाता है। केरल को 76.22% का स्कोर हासिल मिला और ये एकमात्र राज्य है जिसने बहुत अच्छा वेरी गुड राज्य की रेटिंग को प्राप्त किया। इस इवैल्यूएशन में केरल को 76.22% का स्कोर हासिल हुआ है, ठीक है। तो केरल को 76.22% मतलब वेरी गुड, कर्नाटक को 74.24 यानी अच्छा, पंजाब 71.74 यानी अच्छा, हिमाचल प्रदेश 71.36 यानी अच्छा स्कोर पाता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम नेशनल पार्क जो केरल में है, इसको कंट्री का टॉप पार्क माना गया है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। भारत की वीएनआर रिपोर्ट 2025 कब जारी हुई है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आपको बताना है कि अगस्त 2025 को जारी हुई है। सबसे पहले तो वॉलंटरी नेशनल रिपोर्ट, ठीक है। कौन सी वीएनआर रिपोर्ट है? तो तीसरी है, 2017 में पहली और 2019 में दूसरी शामिल हुई थी। भारत में चरम गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी कितने प्रतिशत पर पहुंची है? ठीक है, तो 2.3, 5.3, 8.3 या 16.3। सही जवाब क्या है? 2.3 पर पहुंची है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों में नल से जल की पहुंच कितने प्रतिशत हो गई है? व्हाट परसेंटेज ऑफ रूरल हाउसहोल्ड हैव टैप वाटर एक्सेस अंडर जल जीवन मिशन? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसका जवाब देना है आपको। सही जवाब क्या है? 80% से अधिक, 80% से अधिक। राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क कब लॉन्च हुआ? ठीक है, तारीख बतानी है। 27 जून, 27 जुलाई, 27 अगस्त, 27 सितंबर, 27 अगस्त, ठीक है। फिर बायो E3 चैलेंज का विषय क्या है? बायो E3 चैलेंज का विषय क्या है? सूक्ष्म जीवों, अणुओं और अन्य चीज़ों का डिज़ाइन, हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, डिजिटल इंडिया। सही जवाब क्या है? ए, सूक्ष्म जीवों, अणुओं और अन्य चीज़ों का डिज़ाइन। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भारतीय धरोहर स्थलों की कुल संख्या अब कितनी है? टोटल नंबर ऑफ इंडियन हेरिटेज साइट इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट 9, 44 विल बी द करेक्ट आंसर। मराठा सैन्य परिदृश्य के कितने किले यूनेस्को की सूची में शामिल हुए हैं? 12 हुए हैं। एज अ वन स्थल शामिल किया गया है। एकमात्र तमिलनाडु में स्थित मराठा का किला कौन सा है? जिंजी किला जो है ना, जिंजी किला विल्लुपुर में है, जिंजी फोर्ट। फिर बैराबी सेरांग रेल लाइन का उद्घाटन कब हुआ है? आपके ऑप्शन है 13 जून, 13 अगस्त, 13 सितंबर, 13 अक्टूबर। सही जवाब क्या है? 13 सितंबर, ठीक है। बैराबी सेरांग रेल लाइन का उद्घाटन हुआ है। MEE 2020-25 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? विच स्टेट टॉप MEE 2020-25? कर्नाटक, पंजाब, केरला, हिमाचल प्रदेश। सही जवाब क्या है? केरला, है ना। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। मेरे ख्याल से आज की बात के लिए इतना पढ़िए जा करके, नहीं तो फिर ओवरलोड हो जाएगा, है ना। बाकी एक दिन मैं शायद 4 तारीख को, है ना, 4 तारीख को, 4th ऑफ सितंबर को 2 क्लासेस लाऊंगा। एक दिन में 12 बजे आपकी अपलोड हो जाएगी, है ना, 12 बजे अपलोड हो जाएगी, ठीक। और दूसरी क्लास 9 बजे अपलोड होगी, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतनी बातें ठीक है। बाकी आप इसको जाइए, पढ़िए, ओवरलोड मत करिए। फिर हम लोग आपकी मुलाकात होती है कल।